हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत किया जाता है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में, यानी कि द्रोणाचार्य डीसीसी में। आरआरबी एनटीपीसी का ये हमारा छठा लेक्चर है। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत और उसके में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा नाम शुभम कुमार है और आपके लिए मैं ये लेकर आया हूँ। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है। और साथ ही साथ आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट आने वाले जो भी वीडियोज़ हों वो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, है ना। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल में लिखा गया था। तो किसके शासनकाल में लिखा गया था, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो सोने के जो सिक्के होते थे उस टाइम में उसे मुद्रा कहा जाता था, ठीक है ना, मुद्रा। अगला देखिए, गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता था। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो है सांस्कृतिक और समृद्धि थी, तो इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, देवाधिदेव की उपाधि किसने धारण की थी। तो देवाधिदेव की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवाधिदेव की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के समय कौन से प्रमुख भाषा थी। तो गुप्त साम्राज्य के समय में संस्कृत भाषा थी, ठीक है, संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो था हरिसेन, ठीक ना, हरिसेन। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो किससे विवाह किया था, तो वो लिच्छवी की थी, है ना, लिच्छवी की राजकुमारी थी वो। अगला क्वेश्चन, कौन सा गुप्त शासक साको टोकाई सिक्कों के लिए प्रसिद्ध था। तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान भूमि के नाप तौल के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता था। कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता था, तो पट्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 15 में, कि गुप्त शासक किस धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे। तो किस धर्म को, तो सारे के सारे धर्म को जो है ये करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सभी हो जाएगी। 16 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि गुप्त काल में आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता का पुनर्लेखन किसने किया था। तो वो किए थे धन्वंतरी ने, है ना, धन्वंतरी ने। अगला क्वेश्चन है, फाहयान नामक चीनी यात्री गुप्त साम्राज्य में किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत वो आए थे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, कि गुप्त काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो गुप्त काल में शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो था नालंदा, क्योंकि नालंदा में विश्वविद्यालय था, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन,
किस गुप्त शासन या फिर किस गुप्त शासक ने हुन आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था? तो किसने किया था सामना? तो वो थे स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त थे वो। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध लोहे की स्तंभ कहाँ स्थित है भाई? तो गुप्त काल के जो लोहे की जो स्तंभ है वो दिल्ली में स्थित है ना, जिसको अशोक स्तंभ बोला जाता है। आगे देखिए, गुप्त काल में कौन सी लिपि सबसे प्रचलित थी? तो गुप्त काल में कौन सी लिपि सबसे प्रचलित थी? तो वो है ब्राह्मी लिपि। अगला देखा जाए, वो जो अशोक स्तंभ नहीं थी वो लोह स्तंभ थी, है ना, मिस्टेक हो गया। 22 नंबर में था है कि गुप्त शासकों की उपाधियों में से एक परम भागवत का अर्थ क्या है? तो परम भागवत का जो अर्थ होता है वो होता है महान भक्त, है ना, महान भक्त। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, गुप्त काल में कला और वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो बताइए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो वो है अजंता की गुफा, हाँ, अजंता की गुफा। अगला क्वेश्चन ये है कि गुप्त साम्राज्य के सिक्कों पर कौन सी चित्र प्रायः अंकित होते थे? तो कौन सी चित्र प्रायः अंकित होते थे दोस्तों? तो यहाँ पे सभी हो जाएगी। राजा के चित्र का भी होता था, देवी लक्ष्मी जी का भी होता था, और योद्धाओं का भी चित्र बनाए जाते थे सिक्कों पे। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय है उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन बोला जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके खिलाफ युद्ध करके पश्चिमी भारत पर अधिकार किया? तो किसके खिलाफ युद्ध किया गया था? तो शक के खिलाफ हुआ था, है ना, शक के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नवरत्न का वर्णन किसके दरबार से संबंधित है? नवरत्न का वर्णन किसके दरबार से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में व्यापार किसके माध्यम से होता था? तो गुप्त काल में जो व्यापार जो होता था वो भूमि मार्ग से भी होता था और समुद्री मार्ग से भी होता था, यानी कि दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का सबसे बड़ा कवि कौन था? तो सबसे बड़ा कवि कौन थे दोस्तों? तो वो थे कालिदास, है ना, कालिदास जो थे वो सबसे बड़ा कवि थे उस टाइम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में किस उद्देश्य से किया गया था? तो किस उद्देश्य से किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को कविराज कहा गया? गुप्त शासन के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है ना, समुद्रगुप्त को। अगला देखिए, गुप्त काल में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में किसने प्रमुख योगदान दिए? तो सबसे प्रमुख योगदान जो है ये तीनों ने दिया था, आर्यभट्ट जी ने भी दिया था, वराहमिहिर ने भी दिया था, और ब्रह्मगुप्त ने भी दिया था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में बोलता है कि आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में किस विषय का उल्लेख किया है? तो किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो वो खगोल विज्ञान का उल्लेख किया गया था, है ना, खगोल विज्ञान का उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर में क्वेश्चन बोलता है, गुप्त साम्राज्य का कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो जो बौद्ध धर्म का जो अनुयायी थे तो वो थे समुद्रगुप्त, है ना, वो कौन थे? समुद्रगुप्त। वो कौन थे? समुद्रगुप्त। ओह, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने 33 लिख दिया है, ये 33 नहीं 34 हो जाएंगे, ठीक है, ये 34 होंगे, और इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है ना, इसका आंसर जो है वो कुमारगुप्त होगा। यानी गुप्त साम्राज्य का कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो कुमारगुप्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हुनों का प्रमुख शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था कौन था वो? तो वो थे तोरमान, है ना, तोरमान थे वो। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन प्रशासन में ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता था?
तो ग्राम पंचायत को जो है सभा सभा कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के सिक्कों पर कौन सा देवता अधिक चित्रित किया गया था? तो गुप्त काल में जो है सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी का चित्रित किया गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं वो धन के अच्छे ये हैं देवी हैं, तो इसीलिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? तो अपने साम्राज्य को जो है वो 4 भागों में विभाजित किया था, है ना। ये नहीं सॉरी, 5 भाग में 5 भाग में विभाजित किया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में चिकित्सा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? गुप्त काल में चिकित्सा का जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो सुश्रुत संहिता था, है ना, सुश्रुत संहिता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर में बोलता है कि गुप्त काल में पर्याग प्रशस्ति किसके आदेश पर लिखी गई थी? तो पर्याग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के आदेश पर लिखी गई थी। ठीक है ना, समुद्रगुप्त के आदेश पर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? जो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है उसकी रचना जो है उसकी रचना किसने की थी? तो वो किए थे हरिसेन ने, है ना, हरिसेन ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में कि गुप्त काल में अमरकोश नामक प्रसिद्ध शब्दकोश की रचना किसने की? तो इसकी जो रचना की थी वो थे अमर सिंह ने, है ना, अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? गुप्त काल का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रशासन में करों को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन प्रशासन में करों को जो है भाग कहते हैं, है ना, करों को क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। ठीक है, नहीं दसम भाग कहते हैं, मिस्टेक हो गया, दसम भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में कौन सा महत्वपूर्ण धातु कार्य प्रसिद्ध था? तो कौन सा धातु कार्य प्रसिद्ध था दोस्तों? तो वो था लोहे का कार्य, है ना, क्योंकि लोहे का ही उसमें उस समय सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था धातु बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कंदगुप्त किस विदेशी आक्रमणकारी से लड़ने के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो हून थे, है ना, कौन थे वो थे हून। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल का कौन सा साहित्यिक कार्य नाटक का उदाहरण है? तो ये सभी का सभी हो जाएंगे, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, ये तीनों के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में कि गुप्तकालीन मुद्रा व्यवस्था में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के जो सिक्के होते थे उन्हें रूपक कहा जाता था। ठीक है ना, रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन वास्तुकला का सबसे बड़ा योगदान क्या था? गुप्तकालीन वास्तुकला का सबसे बड़ा योगदान जो है वो शिखर शैली के मंदिर थे, है ना, शिखर शैली के मंदिर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, ये पूरा आधा हो चुके हैं। तो गुप्त काल के दौरान किस भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल के दौरान किस भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ है? तो वो जो हुआ है वो हो जाएगा संस्कृत, है ना, संस्कृत का ज़्यादातर विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में वराहमिहिर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वराहमिहिर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो वो लिखे थे पंच सिद्धांतिका। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो था सभी, हाँ, यानी कि हून आक्रमण के कारण भी था, आंतरिक भी इसमें आंतरिक विद्रोह भी एक कारण है, आर्थिक संकट भी एक तरह का इसमें कारण है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किसका चित्रण हुआ है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है वीणा वादन का चित्रण हुआ है ना, वीणा वादन का चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी? तो महेंद्र आदित्य की जो उपाधि धारण की थी वो थे समुद्रगुप्त, है ना, वो थे कौन? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का सबसे प्रसिद्ध खगोलक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध खगोलज्ञ कौन थे दोस्तों? तो वो थे वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो थी निम्न, है ना, निम्न थी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में
जो व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो था ताम्रलिप्ति, है ना, ताम्रलिप्ति था प्रमुख केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी की गति कैसी थी। तो आर्यभट्ट के जो अनुसार है वो पृथ्वी की गति जो है वो स्वयं घूमती है, स्वयं घूमती है, ये कहना था आर्यभट्ट जी का। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा, तो कालिदास जी ने लिखा था, है ना, कालिदास जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन बोलता है गुप्त काल के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी। गुप्त काल के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी, तो वो थे वान भट्ट, वान भट्ट, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि गुप्त शासकों के दौरान राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है। तो राजस्व का जो प्रमुख स्रोत है वो है कृषि कर, ठीक है दोस्तों, वो है कृषि कर। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर में बोलता है कि अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है। गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो है जन्म, है ना, वो क्या है, जन्म। जन्म के आधार पर जो है वर्ण का व्यवस्था किया जाता था। गुप्त काल के दौरान कला का संरक्षण किस वर्ग ने किया। तो कला का जो संरक्षण जो है वो राजा और कुलीन वर्ग ने किया था, राजा और कुलीन वर्ग ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की विजय प्राप्ति के लिए दिग्विजय की नीति अपनाई। तो दिग्विजय की जो नीति जो है वो किस कारण से अपनाई थी, तो राजनीतिक विजय के लिए, है ना, राजनीतिक विजय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर में यानी 67 में देखिए गुप्त काल में किस प्रकार के चित्रकला का विकास हुआ। तो गुप्त काल में जो है किस कला का विकास हुआ था, तो भित्ति चित्रकला का, भित्ति चित्रकला का। अगला क्वेश्चन देखिए गुप्त काल में कौन सा खेल लोकप्रिय था। गुप्त काल में कौन सा खेल लोकप्रिय था, तो वो था शतरंज, है ना, शतरंज। लेकिन हाँ पहले कुश्ती भी हुआ करता था लेकिन शतरंज ज़्यादातर लोकप्रिय था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए गुप्तकालीन मंदिरों में मुख्य वास्तुशैली कौन सी थी। तो मुख्य वास्तुशैली इस टाइम में कौन सी थी दोस्तों, तो वो थी नागर शैली, है ना, नागर शैली। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर में गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है लोहे का स्तंभ है, जिसको लोह स्तंभ बोलते हैं लोग। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश ने प्रमुखता प्राप्त की थी। तो किस वंश ने प्रमुखता प्राप्त की है, तो वर्धन ने, है ना, वर्धन ने प्रमुखता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों को किसके सहयोग से हराया था। तो किसके सहयोग से हराया था, तो वकाटक राजाओं के सहयोग से हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए गुप्त काल में पंचायत प्रणाली किसके लिए प्रचलित थी। तो जो पंचायत प्रणाली जो थी वो ग्राम प्रशासन के लिए प्रचलित थी, ग्राम प्रशासन के लिए। गुप्तकालीन धर्मशास्त्रों में विवाह की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो विवाह की जो प्रथा थी तो उस टाइम में स्वयंवर हुआ करता था, है ना, स्वयंवर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए गुप्तकालीन साहित्यिक कार्य कुमार संभव किसने लिखा। तो जो कुमार संभव जो है वो कालिदास जी ने लिखा था, है ना, कालिदास जी ने लिखा था कुमार संभव। अगला क्वेश्चन देखिए गुप्त काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो गुप्त काल में सबसे अधिक विकास जो है वो कला और विज्ञान में हुआ था, है ना, कला और विज्ञान में। अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी शक्ति का विस्तार मुख्यतः कहाँ किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्ति का जो विस्तार है वो मगध में किया था, ठीक है ना, मगध में। अगला क्वेश्चन देखिए आर्यभट्ट ने किस गणितीय अवधारणा की शुरुआत की थी। तो किस गणितीय अवधारणा की शुरुआत की थी, तो वो दशमलव प्रणाली भी है, शून्य की खोज भी है और त्रिकोणमिति हो गया, यानी कि सबका सब, है ना, सबका सब। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि गुप्तकालीन तांबे के सिक्के प्रचलित क्यों नहीं थे। तो गुप्तकालीन तांबे के सिक्के प्रचलित क्यों नहीं थे,
क्योंकि सोने की प्रचुरता के कारण, उस समय सोने की प्रचुरता बहुत ज़्यादा था इसलिए। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य की किस महिला को इतिहास में प्रमुख स्थान मिला? तो कुमार देवी को, है ना, कुमार देवी को। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर कौन है? तो दशावतार मंदिर, देवगढ़, है ना। अगला देखिए, गुप्तकाल के दौरान धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो था हिंदू और बौद्ध धर्म का सअस्तित्व, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण की थी? तो सैन्य विजय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था, हमने जस्ट पहले ही बताया है। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों पर सबसे अधिक चित्रित देवी कौन सी थी? तो गुप्तकालीन सिक्कों पर सबसे अधिक चित्रित देवी लक्ष्मी जी हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का कौन सा शासक हुनों के आक्रमणों को रोकने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है प्रसिद्ध सर? तो वो स्कंदगुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन स्तंभ लेख किसके शासन काल में से संबंधित है? तो किसके शासनकाल से संबंधित है दोस्तों? तो वो है समुद्रगुप्त के शासनकाल से। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की मुद्रा का प्रमुख नाम क्या था? तो गुप्त साम्राज्य की मुद्रा का जो प्रमुख नाम था वो था दिनार, है ना, दिनार था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने में किसका योगदान था? तो किसका योगदान था सर? तो वो था समुद्रगुप्त, है ना। अगला क्वेश्चन, अल्तेक्सटाइलेनस किस प्रकार की गुप्तकालीन कला से संबंधित है? तो ये जो है वस्त्र निर्माण से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे मुख्य कारण ये तीनों के तीनों हैं, हुनों के आक्रमण, आंतरिक विद्रोह और आर्थिक संकट। अगला क्वेश्चन, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा था? तो कालिदास का जो सबसे प्रसिद्ध नाटक था तो वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रशासन में किसे मंत्री परिषद का प्रमुख माना जाता है? तो मंत्री परिषद का जो प्रमुख किसे माना जाता है दोस्तों? तो वो जो है महामंत्री को माना जाता है, ठीक है ना, महामंत्री को। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने किस खगोल विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उसमें जो है वो सभी के हो जाएंगे, है ना, सब। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में किस प्रकार का न्याय प्रणाली प्रचलित थी? तो न्याय प्रणाली जो प्रचलित थी वो था राजसभा में। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन साहित्यिक कार्यों में किसने नीति शास्त्र पर लिखा? तो नीति शास्त्र पर जो लिखा था तो गुप्तकालीन साहित्य कार्यों में किसने नीति शास्त्र पर लिखा था दोस्तों? तो ये जो लिखे थे वो थे विष्णु शर्मा, है ना, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र की रचना गुप्तकाल में किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना जो है गुप्तकाल में विष्णु शर्मा ने ही की थी। अगला क्वेश्चन, गुप्तकाल में किस खगोलज्ञ ने पाई का मान निकाला था? तो जो पाई का जो मान निकाले थे ना तो वो आर्यभट्ट थे, है ना, आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में मूर्ति कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो मूर्ति कला के लिए मथुरा जो है वो प्रसिद्ध था। अगला, गुप्तकालीन प्रशासन में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो जो गुप्तचर को जो है वो स्पंदन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा ये फिनिश हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग लाइक कर दो, है ना, सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि हम आप लोग को बार बार ये कहते रहें थैंक यू, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए ही करते हैं और आप लोग सपोर्ट दोगे तो आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए जो है उत्साह का एक बड़ा साधन है। तो बस आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।